नमस्कार, आई एम डाइटिशियन कशिश और हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाल गुप्ता। आज हम ये जानेंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सर, जिन्हें डायबिटीज़ है वो ऐसे क्या प्रिकॉशंस लें कि वो स्वस्थ रहें? तो जिन लोगों को ऑलरेडी डायबिटीज़ है, जो डायग्नोज केस हैं डायबिटीज़ के, उनको कई सारे प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो वो मैं वन बाई वन डिस्कस करूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपनी डायबिटीज़ रेगुलर चेक कराएं। कुछ लोग होते हैं कि डायबिटीज़ चेक ही नहीं कराते हैं, ब्लड शुगर चेक नहीं कराते हैं। जब तक वो चेक नहीं करेंगे उनको पता नहीं लगेगा कि उनकी शुगर कितनी है, कंट्रोल है कि नहीं। अब जब पता ही नहीं शुगर कितनी है तो वो उसके लिए प्रिकॉशन करना बंद कर देंगे, डाइटरी मॉडिफिकेशन बंद कर देंगे, एक्सरसाइज बंद कर देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी शुगर रेगुलर चेक करें। तो अगर उनके पास ग्लूकोमीटर है तो एटलीस्ट वंस अ वीक जरूर चेक करें। इसके अलावा हर 3 मंथ्स में उनको HbA1c चेक कराना है ताकि उनको पता लगे कि उनका एवरेज शुगर कितना आ रहा है। इसके अलावा कुछ और टेस्ट होते हैं जो मैं डिस्कस करूंगा आगे, वो भी उनको कराने हैं। दूसरी चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर के फॉलोअप में रेगुलर रहें। कभी कभी होता है कि जो डॉक्टर एक बार दवा लिख दी या तो वो खाता रहता है या शुगर कंट्रोल होती है तो पेशेंट छोड़ देता है। ये नहीं करना चाहिए। दवा रेगुलर खाएं और डॉक्टर को रेगुलर फॉलोअप में जाएं। इसके अलावा तीसरी चीज़ है कि जो डॉक्टर ने एडवाइस करी है, सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस होती है कि डाइटरी मॉडिफिकेशन, उसको फॉलो करें। दूसरा होता है एक्सरसाइज। बहुत सारे मरीज शुगर कंट्रोल है, एक्सरसाइज नहीं करनी, क्या जरूरत है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डाइटरी मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज और दवाई, ये तीनों चीज़ें करनी है तभी उनकी शुगर कंट्रोल रहेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है। दूसरा प्रिकॉशन है कि उनको ये पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो जैसे हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसमें कि पेशेंट को हार्ट अटैक, अगर उसकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो उसको हार्ट अटैक आ सकता है, उसकी किडनी खराब हो सकती है, उसकी आंखें खराब हो जाती हैं क्योंकि रेटिनोपैथी हो जाती है, रेटिना खराब हो जाती है। तो डायबिटिक किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक, आंखें खराब होना, ये सब उसको जानना जरूरी है। अगर उसको पता होगा तभी वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की गंभीरता को समझेगा। अदरवाइज जो समझेगा ही नहीं और डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करेगा। तो ये प्रिकॉशन रखना है कि उसको कॉम्प्लिकेशन बताने हैं ताकि उसके लिए वो तैयार रहें। तीसरी जो आखिरी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट जीवन भर करना होता है। डायबिटीज़ किसी भी पेशेंट को हो गई है तो वो ख़त्म नहीं होती है। तो पेशेंट को ये समझाना है कि भाई तुम्हारी दवा या तुम्हारा जो मॉडिफिकेशन है, डाइटरी मॉडिफिकेशन, ये लाइफ लॉन्ग चलना है, ख़त्म नहीं होना है। तो उसको रेगुलर फॉलोअप करना है, रेगुलर ट्रीटमेंट करना है, रेगुलर दवाएं लेनी है और डॉक्टर के टच में रेगुलर रहना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है। सर, डायबिटीज़ पेशेंट को ब्लड शुगर के अलावा और कौन से ऐसे टेस्ट कराने चाहिए कि उन्हें पता चल सके कि वो स्वस्थ हैं? अगर हम और टेस्ट की बात करें, कौन सी इन्वेस्टिगेशन करानी थी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ हमें डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन जो मैंने पहले बताया उसके अकॉर्डिंग कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। जैसे कि पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल जरूरी है, पेशेंट का किडनी फंक्शन जरूरी है, पेशेंट का यूरिन में एल्बुमिन तो नहीं आ रहा तो ये जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराना चाहिए हर 2 या 3 महीने पे। HbA1c तो कराना ही है। साथ साथ पेशेंट का सीरम क्रिएटिनिन या किडनी फंक्शन टेस्ट कराना होता है। उससे पता लगता है कि पेशेंट को किडनी में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो रहा डायबिटीज से। इसके अलावा साल में एक बार उसको आंखों की जांच करानी चाहिए, जिसको फंडस एग्जामिनेशन बोलते हैं, कि उसको रेटिनोपैथी तो नहीं हो रही है। अगर रेटिनोपैथी हो रही है इसका मतलब उसकी आंखें खराब हो रही हैं, तो उसके लिए प्रिकॉशन करना है। इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक है कि नहीं या होने वाला तो नहीं है, इसलिए कैरोटिड डॉपलर कराते हैं। कैरोटिड आर्टरी होती है हमारे गले में, तो उसका डॉपलर करा के देखते हैं ताकि उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। तो इससे पता लग जाएगा कि इन फ्यूचर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन, CVA, कार्डियोवास्कुलर या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट तो नहीं होने के चांसेस हैं। इसके अलावा डेली पेशेंट को या हफ्ते में एक बार अपने पैरों की जांच जरूर करनी चाहिए कि पैरों में कोई कट तो नहीं लगा, कोई घाव तो नहीं हो रहा है, सुन तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर घाव लगा होता है, कट लगा होता है, तो डायबिटिक फुट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और डायबिटिक फुट हो जाता है। तो इसलिए उनको पैरों की जांच रेगुलर करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जैसे कि कार्डियक इको होता है, 2D कार्डियोग्राफी होती है। उससे हार्ट का फंक्शन पता लगता है कि हार्ट की पंपिंग सही है कि नहीं, कोई हार्ट का साइज तो नहीं बढ़ रहा है। तो ये सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि डायबिटीज़ का पेशेंट स्वस्थ है कि नहीं, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। तो सर, ये बताइए कि डायबिटीज़ के इतने केसेस बढ़ रहे हैं, उसके पीछे का क्या कारण है? जो डायबिटीज आजकल इतना कॉमन है, इतने केसेस बढ़ रहे हैं, इसके पीछे एक नहीं कई सारे कारण हैं। अगर हम डिस्कस करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, पहले लोग जो है फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते थे। पहले लोग पैदल बहुत चलते थे या साइकिल से चलते थे, लेकिन आजकल सबके घर में गाड़ियाँ हैं। पैदल चलना बहुत कम कर दिया लोगों ने, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई है। आजकल आदमी स्ट्रेस में रहता है। तो सेकंड कारण, फर्स्ट जो कारण है वो पेशेंट मूवमेंट कम करता है, मतलब चलता फिरता कम है, तो ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण स्ट्रेस है। आजकल सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, सबको बहुत सारे पैसे कमाने हैं,
बच्चों को खुश रखना है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, फॉरेन ट्रिप करनी है, तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो रही है। तो ये स्ट्रेस पैदा करता है। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है डायबिटीज़ को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा एक और जो हमारा खान पान भी चेंज हो गया है। पहले हमारा खाना जो था वो शाकाहारी खाना था, इंडियन फूड था, लेकिन अब हमारे खाने में जंक फूड की एंट्री ज़्यादा हो गई है। अब देखो जो भी बच्चे हैं वो जंक फूड को ज़्यादा पसंद करते हैं। मैदे से बनी चीज़ें लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, बर्गर, ये सब बहुत खाते हैं। तो ये जंक फूड होता है, इनसे इनको कैलोरी तो मिलती है लेकिन इनसे न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़ को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जेनेटिक कारण होते हैं, जैसे जो लोगों में, जिन फैमिली में डायबिटीज़ है तो वो जीन्स ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं और वो डायबिटीज़ का कारण बनते हैं। तो ये सारे कारण हैं। एक और इम्पोर्टेंट कारण है एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब जो वातावरण में जो प्रदूषण होता है, एनवायरमेंट में पॉल्यूटेंट होते हैं, तो ये देखे गए हैं कि ये भी डायबिटीज़ को बढ़ाते हैं। स्पेशली जो प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो प्लास्टिक में एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है जिसको बिस्फिनॉल ए बोलते हैं। तो ये बिस्फिनॉल ए जो लोग भी प्लास्टिक यूज करते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उनके ब्लड या यूरिन में चला जाता है और ये कुछ हार्मोनल चेंजेस करता है जिसकी वजह से पेशेंट को डायबिटीज़ बढ़ रहा है। तो ये सारे कारण हैं डायबिटीज़ के बढ़ने के। सर हाइपोग्लाइसीमिया क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं? अगर हम हाइपोग्लाइसीमिया की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति का शुगर लो हो जाता है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। एक सर्टेन लेवल तक शुगर हमारे शरीर में होनी चाहिए। तो एक 70 मतलब 70 मिलीग्राम पर डीएल एक कट ऑफ लेवल होता है। तो ये देखा गया है, डिफरेंट टाइप की रिसर्च हुई है जिसमें देखा गया कि अगर 70 से नीचे शुगर हो रही है तो ये शरीर को नुकसान पहुंचाती है, हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है, हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि शुगर का एक लेवल होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। तो 70 के नीचे अगर शुगर हो रही है तो इसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। लेकिन ये शुगर अगर 40 के नीचे हो रही है, 40 के नीचे हो रही है तो इसको सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया बहुत डेंजरस होता है और इसमें पेशेंट कोमा में भी चला जाता है। अब मैं तुम ये बताऊंगा कि हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम क्या होते हैं। सिम्टम क्या होंगे? पेशेंट को पसीना आएगा, घबराहट होगी, ट्रेमर्स आएंगे, चक्कर से आएंगे और लिथार्जी होगी। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम है। तो ये तब होता है जब पेशेंट की शुगर 70 के नीचे होती है लेकिन 40 तक होती है। इस समय तक पेशेंट कॉन्शियस रहता है। लेकिन जैसे ही पेशेंट की शुगर 40 के बिलो आ जाती है, 40 मिलीग्राम पर डीएल से नीचे चली जाती है, तो ऐसे पेशेंट का ब्रेन काम करना कम कर देता है, उन अल्टर्ड सेंसोरियम में चले जाते हैं और अगर उनको ट्रीट नहीं किया गया हो तो कोमा में भी चले जाते हैं और कभी कभी सीजर आता है और उनकी डेथ भी हो सकती है। तो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है वो सीरियस कंडीशन है जिसको कि तुरंत ट्रीट करना चाहिए। तो सर हाइपोग्लाइसीमिया को कैसे ट्रीट करें? हाइपोग्लाइसीमिया अगर किसी पेशेंट को हो रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले आप उसके सिम्टम जानिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पेशेंट को घबराहट होगी, पसीना आएगा, चक्कर आएंगे, ड्राउजीनेस होगी, लिथार्जीनेस होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत शुगर चेक करनी है। शुगर 70 के नीचे है तो कुछ भी मीठा देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके घर में चीनी होती है, आप चीनी घोल के पिला दीजिए। कोई चॉकलेट है तो चॉकलेट खिला दीजिए, आप कोई भी मीठी चीज़ खिला सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट खाने लायक नहीं है, उसकी शुगर 40 के नीचे चली गई तो पेशेंट खा नहीं सकता, बेहोश हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में उसको तुरंत पास के हॉस्पिटल ले जाएं और बताएं वहाँ के डॉक्टर को कि शुगर डाउन हो गई है और उनको ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ानी पड़ती है जिससे कि वो तुरंत कॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये इससे हम ट्रीट कर सकते हैं। तो सर मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि डायबिटीज़ के लिए किन एज ग्रुप वालों को ज़्यादा चिंता करनी चाहिए? डायबिटीज़ का प्रिवेंशन हमें चाइल्डहुड से ही शुरू कर देना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा ओबीज है, अपनी एज के से ज़्यादा ओवरवेट है, तो उसको फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकती है। तो उसी एज से हमें शुरुआत कर देनी चाहिए डायबिटीज़ के प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन के लिए मैंने 2 चीज़ें बताई, डाइटरी मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज। एटलीस्ट बच्चा आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा करे। आजकल बच्चे इंडोर में ज़्यादा मोबाइल में, टैबलेट्स में लगे रहते हैं, आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हैं। तो कम से कम हाफ एन आवर से लेकर 1 आवर की उनको आउटडोर एक्टिविटी करनी चाहिए। दूसरा, उनका डाइटरी मॉडिफिकेशन करना चाहिए। डाइटरी मॉडिफिकेशन सबसे अच्छा है कि आप जंक फूड ना खाएं, फ्रूट्स खूब खाएं, वेजिटेबल्स खाएं और डाइटरी मॉडिफिकेशन करें। तो इससे डायबिटीज़ से बचा जा सकता है। तो राइट फ्रॉम बिगनिंग, जब बच्चा छोटा है तभी से हमें डायबिटीज़ की प्रिवेंशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। सर मैंने सुना है कि डायबिटीज़ भी कई तरह की होती हैं, तो इनके कितने टाइप्स होते हैं? अगर हम टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ कई तरह की होती है। जो मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं जिसको, जो कि एडल्ट में होती है, 30 साल के बाद होती है। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जो कि ऑटोइम्यून डायबिटीज़ होती है, बच्चों में होती है, स्मॉल किड्स में हो सकती है, जिसकी एज जो है 5 साल से 20 साल के बीच में होती है। इसको टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। इसमें शरीर में इंसुलिन नहीं बनती है और पेशेंट में इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है और इसको लाइफ लॉन्ग पेशेंट को इंसुलिन लेनी पड़ती है। इसके अलावा एक प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है
ऐसी महिलाएं या ऐसी जो वीमेंस होती हैं जिनको पहले से डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में उनको डायबिटीज़ शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये भी डायबिटीज़ का टाइप है। ये जब उनकी डिलीवरी हो जाती है, चाइल्ड बर्थ हो जाती है, तो उसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाती है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक डायबिटीज़ होती है जिसको मॉडी बोलते हैं, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग। ये भी यंग पीपल में होती है, स्पेशली पीढ़ियों में होती है, मतलब सिबलिंग में होती है। अगर बच्चे को है तो उसके फादर को हो सकती, फादर को है, बच्चे को होगी, उसके बाबा को होगी, तो ये पीढ़ियों में चलती है, जिसको मॉडी बोलते हैं। ये जीन्स होते हैं, जेनेटिक होती है। इसके अलावा एक नई तरह की डायबिटीज आई है, टाइप 5 डायबिटीज। तो ये डायबिटीज उन लोगों में होती है जो मॉल न्यूट्रिस्ट होते हैं, जो कुपोषण के शिकार बच्चे होते हैं, जो बहुत ही जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग होते हैं, तो उनमें ये डायबिटीज़ पाई गई है। ये अलग तरह की डायबिटीज़ रिसेंटली डायग्नोज हुई है, जिसको टाइप 5 डायबिटीज़ बोलते हैं। तो आज हमने ये जाना कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को क्या क्या प्रिकॉशन करने चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये डिस्कशन पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक डायबिटीज़, स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट्स को शेयर करें, ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके, वो लोग इसका लाभ ले सकें और किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।